गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में हमने जो हम ये लेसन हमारा चल रहा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स में हमने आपको बताया था कि क्षेत्रीय संगठन किस लिए बने और क्षेत्रीय संगठनों का क्या महत्व है और इस सब के बारे में बताया। और विशेष रूप से हमने यूरोपीय संघ की चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके महत्वपूर्ण बिंदु, और यूरोपीय संघ में स्थायी कौन कौन से देश शामिल हैं। यूरोपीय संघ के ध्वज के बारे में बताया, उसके प्रधान अंगों, और यूरोपीय संघ को कौन सी चीज़ें जो उसे एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं और किस तरह से यूरोपीय संघ ने एक अधिराष्ट्रीय राज्य का रूप ले लिया है, ये भी हमने चर्चा की थी। तो आज की वीडियो में हम आपको यूरोपीय संघ के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, क्षेत्रीय संगठन है, वो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है आसियान, तो इसकी जो फुल फॉर्म अगर हम इंग्लिश में देखें तो बैठती है आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी आसियान की फुल फॉर्म होगी ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अगर हम इसे हिंदी में पढ़ें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो हमें एब्रीविएशन पर भी ध्यान देना चाहिए, कई बारी जो है एब्रीविएशन भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आसियान क्या है, आओ हम इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से ही साम्राज्यवाद की पीड़ा को सहन करना पड़ा। यहाँ साम्राज्यवाद के दो रूप सामने आए, जापानी साम्राज्यवाद तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के देशों को भारी राजनीतिक एवं आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनके सामने राष्ट्र निर्माण से संबंधित कई समस्याएं थी। आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ गरीबी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी। इसके साथ ही शीत युद्ध के दौर में अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ही इन देशों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहते थे। बांडुंग सम्मेलन 1955 तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बावजूद इस क्षेत्र में सहयोग की भावना का स्तर अत्यंत ही धीमा रहा, अर्थात इन्हें साम्राज्यवाद से होकर गुजरना पड़ा, और यूरोपियन साम्राज्यवाद भी और इसके साथ साथ जापानी साम्राज्यवाद भी। और जब आज़ाद हुए तो काफ़ी पिछड़े हुए थे दोनों ही। जैसे शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ इन्हें अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, तो इनके सामने अपनी स्वतंत्रता, अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने की भी गंभीर समस्या थी। और जैसा कि हमने बताया, तो इनके सामने किस तरह से अपना विकास किया जाए और अपने आप को स्वतंत्र रखा जाए, ये बड़ी समस्या थी। अब हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आसियान की स्थापना, तो हम देखेंगे कि आसियान की स्थापना कैसे हुई और कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, ये हम देखेंगे। तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी जो ये 5 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके संस्थापक देश हैं जिन्होंने आसियान की स्थापना की, ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संग आसियान की स्थापना की पहल की। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आ जाता है कि आसियान के संस्थापक देश कौन कौन हैं, तो आप याद रखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में उपरोक्त 5 देशों के अलावा कई अनेक देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये देश हैं ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया। इस प्रकार अब इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। आपके सामने बच्चों, आप देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आसियान का मानचित्र भी है। जैसा हमने बताया था कि जो इसके सदस्य देश हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। तो हमें विश्व के मानचित्र में इनकी स्थिति भी मालूम होनी चाहिए।
कि ये देश कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, क्योंकि जो हमारा 5 नंबर का प्रश्न आता है वो मैप का भी प्रश्न आता है और जिसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई आसियान देशों को चिन्हित करिए। मान लो उसमें आसियान देशों को चिन्हित करना है और उसमें संस्थापक देशों को चिन्हित करिए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई इंडोनेशिया कहाँ है, मलेशिया कहाँ है, फिलीपींस कहाँ है, सिंगापुर और थाईलैंड ये सब देश कहाँ हैं। तो जो संस्थापक देश हैं, तो जैसे पहले इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की स्थिति हम देख रहे हैं मैप के ऊपर, इंडोनेशिया ये यहाँ पर स्थित है मैप में, तो हम अपना ध्यान रखेंगे। और घर पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक आसियान देशों का, इस मैप में से भी देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आसियान देशों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाइए। एक कॉलम बना लीजिए संस्थापक देश, उसमें 5 के नाम लिखिए और उन्हें दर्शाइए, ABCDE, इस तरह से उन्हें हम वो दे सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया जैसे मैंने आपको बताया हिंद महासागर से इधर ये इसके राइट में स्थित है। और फिर दूसरा जो देश है वो है मलेशिया। मलेशिया ये आपने देखा, ये मलेशिया इधर, यानी इंडोनेशिया, उससे ऊपर जाके सिंगापुर और उधर ऊपर मलेशिया, जो कि बंगाल की खाड़ी से ये भी नीचे की ओर आते हम तो राइट हैंड को स्थित है। फिर तीसरा फिलीपींस, तो फिलीपींस ये देखो ये नज़र आ रहा है, ये फिलीपींस है यहाँ पर। तो तीसरा देश फिलीपींस जो इसका संस्थापक देश है। और चौथा संस्थापक देश है इसका वो है सिंगापुर। सिंगापुर देखो जस्ट मलेशिया से नीचे ये सिंगापुर नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर सिंगापुर है मलेशिया से जस्ट नीचे, तो इनकी हम स्थिति ध्यान रखेंगे। और फिर है उसके बाद में इन्होंने दिखा रखा है थाईलैंड, तो थाईलैंड ये देखो आप, कंबोडिया वियतनाम से ऊपर ये इधर दिखा रखा है थाईलैंड, तो ये थाईलैंड इसका संस्थापक देश है। फिर इसके अलावा जैसे हमने बताया कि बाद में 5 देशों ने और इसकी सदस्यता ग्रहण की, उनमें ब्रुनेई। तो विश्व मानचित्र पर जरा बच्चों देखो कि ब्रुनेई कहीं नजर आ रहा है आपको, ब्रुनेई कहाँ है, ब्रुनेई को ढूंढेंगे कि विश्व मानचित्र पर ब्रुनेई की स्थिति कहाँ है। तो ये देखो आपको नजर आ रहा होगा मलेशिया सिंगापुर जहाँ मैंने टिक किया है उसके नीचे ही ये है, इसके साथ ही ब्रुनेई, तो ये ब्रुनेई है ये इधर। और फिर ब्रुनेई के बाद ब्रुनेई दारुसलाम वियतनाम। अब हम वियतनाम को देखेंगे, वियतनाम ये देखो इधर है, ये साथ साथ आस ही हैं, पास में ही है वियतनाम। और फिर लाओस, लाओस को देखेंगे, ये देखो ये ऊपर रहा लाओस। लाओस के बाद म्यांमार, फिर हम म्यांमार को देखेंगे कि म्यांमार कहाँ है, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ये देश हैं इसमें। म्यांमार देखो ये ऊपर रहा। हम जानते हैं कि म्यांमार जो है जब हम भारत के नक्शे में भी देखते हैं तो ये जैसे इधर भारत का नक्शा, भारत बांग्लादेश के साथ ही म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहते थे ये लगता हुआ इधर। और फिर उसके साथ साथ इन्होंने बताया म्यांमार के साथ साथ कंबोडिया। अब कंबोडिया का देखेंगे, जरा ध्यान दो कि कंबोडिया विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। कंबोडिया भी बाद में इसका एक जो है, कंबोडिया ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की है। देखो थाईलैंड वियतनाम के साथ में ये जो बीच में इधर है ये है कंबोडिया, तो ये कंबोडिया है। तो इस तरीके से हमें इनकी स्थिति भी मालूम होनी चाहिए। यूरोपियन संघ के भी देशों की पूछी जा सकती है, आसियान की भी पूछी जा सकती है। और 5 नंबर का हमारा प्रश्न यही आता है मैप पर आधारित, जो कि मार्क्स लेने में भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसका हमने अब ध्यान दिया कि भाई किस तरीके से, तो मैप की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके लिए कुछ मैप पहले से ही करीबन 20 के करीब विश्व के मैप ले लीजिए वर्ल्ड के राजनीतिक, और इसी तरह से 20 मैप ले लीजिए आप भारत के राजनीतिक, जिसमें जो हमारी जो दूसरी पुस्तक है उसमें भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैप आ सकता है। और पहली पुस्तक के आधार पर हम विश्व में अलग अलग जो, जैसे अब हमने यूरोपीय संघ बताया, आसियान बताया, और फिर इसी तरह से जो पहले लेसन में हमने करा था शीत युद्ध, तो शीत युद्ध में नाटो के सदस्य पूछे जा सकते हैं, वार्सा पैक्ट के पूछे जा सकते हैं। तो हमें उनकी स्थिति के बारे में मालूम होना चाहिए। अब बच्चों जैसा हमने अब आपको बताया कि आसियान क्या है और आसियान की स्थापना कब हुई और उसके सदस्य देश कौन से हैं और बाद में किन और सदस्यों ने इसमें भागीदारी, मतलब इसके सदस्य बन गए और देश, तो कुल मिलाकर 10 संख्या हो गई इसकी। तो ऐसे संगठन के
कोई भी संगठन जैसा हमने बताया कि बनता है तो उसके बनने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि आसियान के क्या उद्देश्य हैं, यानी आसियान की स्थापना क्यों की गई, इसका प्रमुख उद्देश्य आसियान की स्थापना का वो क्या है। तो हम इस पर गौर करेंगे कि आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य इस प्रकार से हो सकते हैं। पहला उद्देश्य है इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को आपसी सहयोग से स्थापित करना। जैसा हमने बताया था कि आसियान के भी जो देश थे वो साम्राज्यवाद का शिकार हुए थे, उपनिवेशवाद का शिकार हुए थे, यूरोपियन और जापानी साम्राज्यवाद का शिकार हुए थे। तो इसका पहला उद्देश्य ये था कि जब ये उससे बाहर आए, आज़ाद हुए, कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को आपसी सहयोग से स्थापित करना, यानी क्षेत्र में शांति बनी रहे, आपस में मिलकर इसके लिए कार्य करना और सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। और जैसा कि हम जानते हैं अगर शांति और सुरक्षा होगी तभी ही कोई देश अपना विकास कर सकता है। हम अपने घर से ही लगा लें, अगर हमें इस बात की चिंता है कि भाई हमारी सुरक्षा को खतरा है, हम पे कोई आक्रमण कर सकता है, तो हम अपने विकास पर, अपनी एजुकेशन पर और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि हम आपसी सहयोग से शांति और सुरक्षा को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा, इसके लिए कार्य करेंगे। तो आसियान का जो दूसरा उद्देश्य है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाना और इसके लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। यानी ये प्रमुख उद्देश्य रहा कि भाई जो क्षेत्र का आर्थिक विकास है उसमें तेजी लाना और इसके लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो या नगर हो, परिवार हो, अपने परिवार से ही लगा लो, या देश हो, आज के समय में वही ताकतवर माना जाता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, आर्थिक रूप से विकसित हो। तो अपने आप को, इसका दूसरा उद्देश्य ये था कि हमें अपने आर्थिक विकास को तेज करना होगा जिससे हम विश्व पटल पर उन्नति कर सकें, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकें, चहुमुखी विकास कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम जो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, आपस में 10 देश मिलकर काम करेंगे जिससे सभी का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो। इसका आसियान का तीसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की प्राप्ति भी इसका उद्देश्य है। यानी आर्थिक विकास तो हो ही हो, इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हो। यानी सांस्कृतिक विकास के लिए इन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक विकास के लिए इन्होंने पहल की कि भाई 10 देश सब में संस्कृति का विकास होना चाहिए। जो हम क्षेत्रीय देश हैं एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहारों, परंपराओं को पहचाने। तो इसके लिए इन्होंने आपस में भागीदारी की। एक देश से दूसरे देश में कलाकार जाते थे, विभिन्न उत्सव में मनते थे, उनमें भागीदारी करते थे, जिससे कि आपस में एक जो है देश एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित हो सकें। नंबर चौथा आसियान का उद्देश्य है, आसियान के घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में आपसी सहायता तथा सहयोग विकसित करना तथा सामूहिक सहयोग द्वारा विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, जो चौथा उद्देश्य है ये तो काफ़ी विस्तृत है। यानी इसके घोषणा पत्र में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, व्यापारिक यानी ट्रेड, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, तकनीकी, टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव आदि क्षेत्रों में आपसी सहायता और सहयोग विकसित करना। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, यानी हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यापारिक हो, वैज्ञानिक हो, तकनीकी हो, तो आपसी में सहयोग देना और सहयोग विकसित करना, सहायता देना, जिससे कि सामूहिक सहयोग द्वारा विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना। अब कैसे सहयोग कर सकते हैं? मान लो एक देश है, उसमें किसी चीज़ की ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, किसी भी फील्ड की, तो वो दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी दे सकता है, इससे वो भी अपना करके तरक्की कर सकते हैं। एक देश का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ है, उसे दूसरे देश अपना सकते हैं। इसी तरह से संस्कृति से भी कुछ चीज़ें अपनाई जा सकती हैं और भी बहुत सी चीज़ें। राजनीतिक अगर लगता है कि एक दूसरे की कोई समस्या है, उसे पॉलिटिकल लेवल पे सोल्व किया जा सकता है, तो इसमें भी सहयोग करना। पांचवा इसका जो उद्देश्य है वो इसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में एक साझा बाजार विकसित किया जाए।
अब साझा बाजार क्या होता है? साझा बाजार, जैसा कि हमने आपको यूरोपीय संघ पढ़ाते हुए बताया था कि साझा बाजार में क्या होता है कि भाई जितने भी देश एक संगठन बनाते हैं तो उनकी कॉमन मार्केट हो, यानी उनमें सब देशों का आपस में माल जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, यानी आयात निर्यात हो। आयात निर्यात के जो नियम है वो बड़े ही सरल हों, कोई ज़्यादा उस पर टैक्स वगैरह ना लगे, और एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं की, व्यक्तियों की और टेक्नोलॉजी की निर्बाध जो है आवाजाही हो। तो इनका मकसद था साझा बाजार विकसित हो कि जिससे कि हम आपस में मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें। जो इसका सिक्स्थ उद्देश्य है, छठा उद्देश्य है, सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना तथा आपसी व्यापार को बढ़ावा देना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। यानी व्यापारिक गतिविधि बढ़ाना, यानी ट्रेड डेलीगेशन एक देश से दूसरे देशों में जाए, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाए, और व्यापार के नियम सरल हों, टैक्स से ज़्यादा ना हों। तो ये भी एक उद्देश्य था जिससे सभी का विकास हो। और सातवां जो इसका उद्देश्य है वो है संयुक्त राष्ट्र के दायरे में रहकर कानून के शासन एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें हम जानते हैं आज दुनिया के अधिकतर सभी देश, 193 देश इसके सदस्य हैं, तो उसके दायरे में रहकर कानून के शासन एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना, यानी कानून का शासन मानना, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करना, स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आसियान शैली के बारे में बताया गया है। उससे पहले हम इसके जरा संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो आसियान है, इसकी सर्वोच्च प्रमुख संस्था शिखर सम्मेलन है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के राज्याध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इसकी दूसरी संस्था मंत्री सम्मेलन है। इसमें सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और वर्ष में इसकी एक बार बैठक होना अनिवार्य है। इसका स्थायी सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके प्रशासकीय कार्य महासचिव द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आसियान शैली का जिक्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आसियान शैली पर अलग से भी प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का, कि आसियान शैली क्या है, व्हाट इज़ द आसियान वे। तो इसे समझना जरूरी है। जैसा भी आप देख भी रहे हैं, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। यानी अगर समझे तो, यानी प्रकृति या स्वरूप की दृष्टि से यह एक आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है और इसमें कभी भी अपने को एक राजनीतिक संगठन का रूप देने या राजनीति में भूमिका निभाने का प्रयत्न नहीं किया। इसने यूरोपीय संघ की तरह अपने को अधिराष्ट्रीय संगठन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाने का प्रयास नहीं किया। जैसे हमने देखा, यूरोपीय संघ ने अपने आप को एक तरह से सारे देशों को मिला के एक बड़े राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की, क्योंकि उसका सब का मिलाकर के एक ध्वज, एक मुद्रा, और इसके अलावा विश्व मंच पर जैसे वो सब मिलकर के एक देश की तरह कार्य करता है। तो ऐसा इसने नहीं किया, और यही विशेषता इस क्षेत्र में तेजी से आर्थिक विकास के लिए सहायक भी बनी। यानी मेन फोकस इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा। इसकी न तो कोई साझी विदेश और सुरक्षा नीति है, जहाँ यूरोपीय संघ की साझी विदेश और सुरक्षा नीति है, अगर इनमें अंतर माने तो इसकी ऐसी साझी विदेश और सुरक्षा नीति नहीं है। सभी देशों की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और न ही इसने अपने को किसी महाशक्ति से संबंध करने का प्रयास किया। किसी से संबंध भी नहीं है कि अमेरिका से अपने आप को संबंध किया, चाइना से किया या यूएसए से किया। आसियान अपनी एक विशेष कार्य पद्धति के लिए विख्यात है, यानी शैली। अनौपचारिक विचार विमर्श द्वारा सर्वसम्मति से किसी निर्णय का सम्मान करना यहाँ विशेष महत्व रखता है, जिसे आसियान शैली के रूप में जाना जाता है। यानी कोई भी मसला हो, उसे विचार विमर्श करके और फिर एक सर्वसम्मत मसले हल पर पहुँचना, ये इसका तरीका है। सहयोग करना, मेल मिलाप करना, टकराव से बचना, यानी टकराव नहीं होना चाहिए। यह एक आर्थिक संगठन के रूप में शुरू हुआ और आज भी वैसा ही बना हुआ है। इसने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति द्वारा आर्थिक विकास की नीति को अपनाया है। आसियान के शिखर सम्मेलन अधिक नहीं हुए हैं, ना तो यह नियमित रूप से हुए हैं और ना ही जल्दी जल्दी हुए हैं।
इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1987 में, चौथा 1992 में और पांचवा 1995 में हुआ था। यह बैंकॉक में ही हुआ था। इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक प्रति वर्ष अवश्य हो जाती है। अब बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्या है? आसियान का झंडा। तो हमने बताया कि जैसे हमारे मैप पर आधारित प्रश्न आते हैं, वैसे ही हमारे चित्र पर भी आधारित प्रश्न आ जाते हैं। पिक्चोरियल उन्हें क्वेश्चन बोलते हैं, कार्टून भी आ सकता है। तो ये जो है, हमें आसियान के झंडे पर भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये क्या है, हम देखेंगे। तो आसियान का झंडा क्या है? आसियान के झंडे पर एक वृत्त बना हुआ है, जैसे कि आप देख भी रहे हो, एक वृत्त बना हुआ है जो आसियान के सदस्य देशों की मित्रता और एकता का सूचक है। जैसे प्रश्न आ जाता है कि भाई आसियान के, ये पहला प्रश्न आ जाता है कि ये लिखा नहीं होता जैसा, तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये किस संगठन का ध्वज है, किस देश या संगठन का ध्वज है। तो हम आंसर देंगे कि ये आसियान का झंडा है, यानी आसियान के झंडा का चित्र है। फिर उसके बाद में प्रश्न आ जाता है कि भाई आसियान के झंडे पर, इस झंडे पर एक वृत्त बना हुआ है, वो किस बात का प्रतीक है? तो हम उत्तर देंगे कि ये आसियान के सदस्य देशों की मित्रता और एकता का सूचक है। अब आप इस वृत्त के अंदर देख रहे होंगे, अगर हम इसे काउंट भी करें तो इस वृत्त में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का प्रतीक है। ये 10 देशों का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में इन्हें बंधा हुआ दिखाया है। यह आसियान के 10 देशों को इंगित करता है। तो ये क्या है? तो लिखेंगे धान की 10 बालियां हैं जो इसकी प्रतीक चिन्ह है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का प्रतीक है। ये हम इसे बताएंगे। तो ये हम आसियान के ध्वज को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आसियान के प्रमुख स्तंभ। तो अब हम जानेंगे कि आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो जो पहला स्तंभ दिखाया गया है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है? और जैसा हमने बताया था कि आसियान दुनिया के तेजी से आर्थिक प्रगति करने वाले समूहों में से एक है। वर्ष 2003 में इस संगठन ने अपने 3 प्रमुख स्तंभों की स्थापना की, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, जिसके बाद इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। ये 3 स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का यह उद्देश्य है कि यह अपने सुरक्षा संबंधी क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव में न बदले। यानी आसियान सुरक्षा समुदाय का पहला उद्देश्य है कि अपने जो सुरक्षा संबंधी या क्षेत्रीय विवाद हैं वो इस हद तक ना हो कि उनमें सैनिक टकराव हो जाए, सैनिक टकराव ना हो। इसलिए अपने अस्तित्व के प्रारंभिक 20 वर्षों में आसियान मुख्य रूप से एक सुरक्षा समुदाय के रूप में कार्य करता रहा। इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं आसियान सदस्य देशों में शांति, निष्पक्षता, सहयोग और सुहस्तक्षेप को बढ़ावा देना, संप्रभुता के अधिकारों की सम्मान करना। और दूसरा प्रमुख स्तंभ है इसका आसियान आर्थिक समुदाय। तो आसियान आर्थिक समुदाय जो है उसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में इसके सदस्य देशों के लिए साझा बाजार और उत्पाद तैयार करना, आर्थिक विवादों को निपटाना, मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाने में भी सहायता करना है। और तीसरा प्रमुख स्तंभ है आसियान का, वो है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय क्या है? आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इन देशों के बीच संवाद और परामर्श की व्यवस्था रहे। आसियान सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न करता है। इससे साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करने में सहायता मिलती है। अब बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि जो आसियान है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो इसकी स्थापना हुए अब काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं। और तो अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि इस संगठन की, जो कि 1967 में बैंकॉक घोषणा के साथ शुरू हुआ था, आखिर क्या उपलब्धियां, इसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो आसियान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखा जाता है।
अगर हम इसकी उपलब्धियों का लेखा जोखा देखें तो ये इस प्रकार से हो सकती हैं। इस पर हम ध्यान देंगे कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं। तो जैसा पहले दिखा रखा है, पहले इसकी उपलब्धि है यानी अचीवमेंट है, आसियान ने 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है कि आसियान के सदस्य राष्ट्रों में सुरक्षा और विदेश नीतियों संबंधी तालमेल विकसित किया जाए। यानी इसने अपने आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया 1994 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सदस्य देश हैं, जो 10 सदस्य देश हैं, उनकी सुरक्षा और विदेश नीति में आपस में तालमेल हो, यानी लगभग एक सी नीति हो, उनमें आपस में गतिरोध ना बने। दूसरी उपलब्धि हासिल की, आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ या जापान की अर्थव्यवस्थाओं से छोटी है, परंतु उसका विकास सबसे अधिक तेजी से हुआ है। यानी इनकी अर्थव्यवस्था बेशक अमेरिका, यूरोपीय संघ या जापान की अर्थव्यवस्थाओं से छोटी हो, परंतु इनका विकास बहुत तेजी से हुआ है, डेवलप्ड इकोनॉमी है इनकी। तीसरी जो इनकी उपलब्धि है वो है आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र का एक साझा बाजार स्थापित किया जाए। यह समुदाय सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक निपटाकर उनमें तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और विकास की गति को तेज करने में भूमिका निभाता है। यानी साझा बाजार विकसित करना आपस में सदस्य राष्ट्रों में, और आर्थिक विवाद अगर आपस में बनते भी हैं, जैसा हम जानते हैं जहाँ 4 व्यक्ति रहेंगे घर में भी तो कुछ ना कुछ विवाद बनते हैं और कभी भी सबका मत एक सा नहीं होता, लेकिन उन विवादों को शांतिपूर्वक निपटाकर तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे कि तीव्र विकास प्राप्त किया जा सके। जो चौथा उद्देश्य है इसका वो है आसियान ने कंबोडिया में टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तैमूर के संकट को संभाला है। ध्यान रहे कि पूर्वी तैमूर ने पश्चिमी तिमूर से अलग होकर अलग स्वतंत्र राज्य बनाए जाने के पक्ष में जनमत संग्रह द्वारा मांग रखी थी। सितंबर 2002 में पूर्वी तैमूर को संयुक्त राष्ट्र का 191वां सदस्य बनाया गया है। तो ये उसका उद्देश्य है, जो है चौथी उपलब्धि है कि इसने कंबोडिया में टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तैमूर की समस्या को भी ढंग से सोल्व कराया। पांचवां जो है इसकी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, आसियान ने अपने विजन दस्तावेज 2020 में कहा है कि 2020 तक आसियान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिर्मुखी भूमिका निभाने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। यानी वर्ल्ड में भी अपनी एक अहम रोल ये रखेगा। और इसका छठा जो उपलब्धि है, सिक्स्थ जो अचीवमेंट है, पहले भारत ने आसियान देशों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, परंतु अब उसने भी अपना रुख इस ओर किया है और आसियान से अच्छे संबंध बनाए रखने के प्रयास किए हैं। देखो ये भी आसियान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जानते हैं कि जो भारत जो है वर्ल्ड का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश है और जो है वर्ल्ड के प्रमुख लोकतंत्र है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से हर एक कोई चाहता है कि भाई इंडिया के साथ उसका व्यापार हो और उसके व्यापारिक रिश्ते बने, सामाजिक आर्थिक रिश्ते बने, जिससे उनसे व्यापार होकर के, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पे बाजार भी है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध हो। तो देखो आसियान की इम्पोर्टेंस के कारण ही अब भारत ने भी उस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है और अपना रुख उस ओर किया है और अच्छे रिश्ते बनाने के प्रयास किए हैं। तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अंत में हम बच्चे ये देखेंगे, इसका आखिरी पॉइंट लेंगे कि आसियान की उपयोगिता क्या है या प्रासंगिकता क्या है। तो इस पर हम ध्यान देंगे। इसमें कुछ पॉइंट पहले भी आ चुके हैं हमारे। नंबर 1, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। यानी इसने भारत और चाइना के साथ भी इसके तेजी से संबंध बढ़े हैं और व्यापारिक रिश्ते बने हैं। नंबर 2, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। यानी निवेश के मामले में, श्रम के मामले में, सेवाएं जितने भी हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कोई भी आकर के व्यापार कर सकता है। नंबर 3 जो इसकी प्रासंगिकता है, अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है, यानी उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया। तो ये भी इसकी एक प्रासंगिकता को झलकाता है। और चौथा है इसका, 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है। पूर्व की ओर देखो यानी ईस्ट की ओर, यानी भारत ने ईस्ट के साथ व्यापार बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। और
फिफ्थ पॉइंट है, भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। यानी जो आसियान के 2 सदस्य देश है सिंगापुर और थाईलैंड, उनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। अब कई बार 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आसियान के किन 2 देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, तो हम याद रखेंगे, लिखेंगे सिंगापुर और थाईलैंड। नंबर 6 है, भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। यानी आसियान के जो अन्य देश हैं उनके साथ भी मुक्त व्यापार संधि चाहते हैं। यानी अभी तो 2 देशों के बीच है, यानी पूरे आसियान के साथ, जिसके कि 10 के 10 देश इसमें शामिल हो जाएं। 7वां है, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहयोगी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यानी जो ये बाकी के गैर क्षेत्रीय संगठन हैं उनके साथ भी, या सहयोगी सदस्य हैं उनके साथ भी परामर्श करना, संवाद करना, जिससे उनसे अच्छे रिश्ते डेवलप हों और सहयोग किया जा सके। 8वां है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। यानी एशिया का अकेला ऐसा संगठन है जो चाहे एशियाई देशों या विश्व शक्तियाँ हैं, वो राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच का कार्य करता है। यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं किसी भी मसले पर। और सबसे बड़ी इसकी प्रासंगिकता इस बात से पता चलती है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। पहले थी पूर्व की ओर देखो नीति, अब पूर्वोत्तर कार्य नीति, यानी उसे कार्य रूप में दिया। ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया इसे, पूर्वोत्तर कार्य नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यानी जो 10 जो देश हैं आसियान के, उनको भारत सरकार ने 2018 के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और शायद आपने 26 जनवरी ध्यान से देखी हो, 26 जनवरी की परेड, गणतंत्र दिवस समारोह, तो आपको शायद ये ध्यान भी होगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में, इस रिकॉर्डिंग में आसियान के बारे में चर्चा की कि आसियान किस तरह से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। और जैसा हमने आपको बताया कि यूरोपीय संघ या आसियान 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हैं जो इस क्षेत्रीय संगठन है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत। तो इन पर प्रश्न हर हालत में किसी न किसी पर जरूर आता है, तो इसे हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आशा है कि आसियान के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इस रिकॉर्डिंग को दोबारा भी देख और समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की बुक में भी आसियान से संबंधित जो टॉपिक दे रखा है उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। अब हम अपनी अगली रिकॉर्डिंग में चीन के बारे में चर्चा करेंगे, जो अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर यानी क्षेत्रीय संगठन है, उसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में चीन पर चर्चा करेंगे कि चीन किस तरह से क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बढ़ता जा रहा है, चीन के साथ भारत के क्या संबंध हैं, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।